हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूं मैं। एक है आपका प्रोजेक्ट मेथड और एक आपका ह्यूरिस्टिक। ठीक है, ये दोनों ही मेथड्स पर DSSB में क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको आने चाहिए, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सो इनको डिटेल में कराऊंगी आज के इस वीडियो में। ओके, एंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ KVS TSSB जो भी है। और भाई KVS वालों के लिए यही है कि अभी ये बस DSSB के एग्जाम ओवर हो जाए 27-28 तक जैसे भी है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे KVS की अपनी EVS की सीरीज जो चलेगी, पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज जो चलेगी, और जी के क्लासेस में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बहुत सारी प्लानिंग करी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा DSSB वालों को सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि उनका एग्जाम है। ओके, तो चलिए फिर ये वाला जो सेक्शन रहेगा आज का प्रोजेक्ट मेथड और ह्यूरिस्टिक पर बेस्ड रहेगा। पूरी डिटेल के साथ इसको कराऊंगी कि ध्यान से आपको समझना है। जो चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। देखो, कई बार ना बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया या ह्यूरिस्टिक किसने दिया है, इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट मेथड के जो कर्ता धर्ता थे वो थे किलपैट्रिक। एंड किलपैट्रिक वाज अ स्टूडेंट ऑफ जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी का नाम आप सभी ने सुना होगा। किलपैट्रिक जो है जॉन डीवी के स्टूडेंट थे। अब जॉन डीवी के स्टूडेंट थे तो आपको पता है कि जॉन डीवी जो है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन और क्या बोलते हैं, क्योंकि वो चेंज पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। जॉन डीवी, उनका मानना था कि एजुकेशन में जो भी चेंजेस आते हैं हमारी सोशल लाइफ में वो एजुकेशन में इंक्लूड होने चाहिए और हमें हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके करना चाहिए। कोई भी नॉलेज जो है वो फिक्स नहीं होती है। ओके, चलिए छोड़िए उनको, छोड़ते हैं। लेकिन पहले अब देखते हैं किलपैट्रिक को। तो किलपैट्रिक जो कि स्टूडेंट थे जॉन डीवी के, उनके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट इज दैट एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड विद कंप्लीट अटैचमेंट इन अ सोशल एटमोस्फियर टू अचीव द गोल। अब देखो, DSSB के एग्जाम्स में प्रॉपर डेफिनेशंस आई हुई हैं, प्रोजेक्ट पर भी आई हुई है, ह्यूरिस्टिक पर भी आई हुई है। तो ये डेफिनेशन याद रखना दी है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने कहा था कि जो प्रोजेक्ट होता है वो एक परियोजना जो है, एक तरह की एक्टिविटी हो जाती है जो बेसिकली आपके सामाजिक वातावरण में ही कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, मतलब आप समाज से अलग नहीं कर सकते, सोशल एटमोस्फियर में करना होता है टू अचीव द गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। द प्रोजेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर थोड़ी सी जांच होती है, डिस्कवरी होती है और सब कुछ निकालते हैं आप, विच वॉज नॉट नोन टू द स्टूडेंट्स बिफोर, जो बच्चों को पहले नहीं पता लेकिन अब उन्हें पता लगाना है। सो इट इज ए काइंड ऑफ साइंटिफिक मेथड, आप ये कह सकते हैं। साइंटिफिक मेथड है लेकिन एक सोशल एटमोस्फियर में जो है इसको अचीव करने की कोशिश की जाती है और इसमें लर्निंग बाय डूइंग भी होती है। ठीक है, बच्चे करके देखते हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम पर एक प्रोजेक्ट दिया जा सकता है बच्चों को। ये बेसिकली वैसे तो प्रोजेक्ट मेथड जो है मोस्टली ग्रुप में दिया जाता है, लेकिन कई बार टीचर जो है एक या दो बच्चों के साथ भी कर लेती है कि भाई एक बच्चे को पूरा एक प्रोजेक्ट दे दिया। लेकिन वैसे मोस्टली जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, फिर मैंने भी कई बार प्रोजेक्ट दिए हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली ग्रुप में ही दिए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप में जो भी मतलब कॉपरेशन कोलैबोरेशन की हम जो चीजें बढ़ाना चाहते हैं वो सब इसका एक टारगेट हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन होती है, डिस्कवरी भी होती है यहाँ पर, और आप कुछ ऐसा निकालते हैं जो पहले नहीं निकाला। इसके साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग भी होती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट मेथड। अब देखो, पहले मेन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। प्रिंसिपल से पहले एक स्लाइड में शायद बनाना भूल गई हूं, इसमें होता क्या है बेसिकली ये आपको एक बार इसमें बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है आप प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है जो आपको सोल्व करनी है, या फिर कोई भी आप एक चीज दे सकते हैं बच्चों को। उसके पास बनती है हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पनाएं बनती हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद तीसरे नंबर का स्टेप जो है आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जो आपने परिकल्पनाएं बनाई है उसको लेकर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग आप वेरियस मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, मतलब कि आप डाटा इकट्ठा करते हैं कि आपने यहाँ से सैंपल ले लिया, वहां से ले लिया, जो भी आप इंटरनेट से ले रहे हैं या फिर आप कोई फील्ड पे जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जैसे भी है। उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस डेटा को जो है एनालाइज करते हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं, है ना। कुछ लोग पाई चार्ट बना के, अगर वो थोड़ा साइंटिफिक है या फिर इस तरह का है तो आप पाई चार्ट वगैरह बना के भी उसके एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि आपकी जो परिकल्पनाएं थी क्या वो ठीक साबित हुई या नहीं, या फिर कुछ और आपका निकल के आया। तो प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद हाइपोथेसिस हो गया, उसके बाद आपने टेस्टिंग कर दी उस हाइपोथेसिस की, किससे, एक्सपेरिमेंट करे आपने। उसके बाद आपने डेटा कलेक्शन किया जगह जगह से, फिर इंटरप्रिटेशन किया उस डाटा को, और उसके बाद आप कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड में ये प्रोसेस पूरा चलता है। अब देखो, इसमें प्रोजेक्ट मेथड में जो है, अगर मैं आपके DSSB पर फोकस करूं तो जो NIOS है
NIOS जिसको आप पढ़ते हैं, है ना। NIS में बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ये 7 प्रिंसिपल है: प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इनके अलावा एक प्रिंसिपल और आपको दिखाई दे सकता है, एक कोरिलेशन का होता है। ठीक है, कोरिलेशन का प्रिंसिपल भी आपको मिल सकता है, अगर वो भी आए तो वो भी प्रोजेक्ट मेथड का एक प्रिंसिपल होता है। कोरिलेशन को आप हिंदी में बोल सकते हैं पारस्परिक सहसंबंध एक तरह से। ठीक है, उसका भी आ सकता है कोरिलेशन को। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है CORRELATION। ठीक है, कोरिलेशन। सो देखो यहाँ पर चलिए इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं कि ये प्रिंसिपल है क्या। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रोजेक्ट मेथड का प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। देखो रियलिटी का मतलब क्या है कि क्योंकि आपको पता है लाइफ में कुछ रियल चीजें होती हैं और जो एजुकेशन है वो भी रियल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए उन चीजों के प्रति। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड इज ए मेथड ऑफ एजुकेशन द चाइल्ड एंड देयरफॉर इट मस्ट बी रियल। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट मेथड है वो रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चों को कह दिया प्रोजेक्ट दे दिया, बच्चे ने सोचकर कुछ कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में बच्चे उसको करें, है ना। वो रियल में एक्सपीरियंस बच्चों का होना चाहिए, मतलब कि उनको जो है रियल लाइफ सिचुएशंस को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, प्लस बच्चों को रियल में वो प्रोजेक्ट करना है। सो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? बेसिकली जो भी आप सीखते जाते हैं धीरे धीरे, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं बहुत सारी चीजें, है ना। तो बच्चों को एक तरह से यहाँ पर एक एक्सपीरियंस दिया जाता है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग होती है उनकी, तो अनुभव मिलता है उनको प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, क्योंकि वो खुद करके चीजें करते हैं, ग्रुप में करते हैं, ग्रुप के भी कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस इसमें शामिल है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम का मतलब यहाँ पे है कि बच्चों को जो है वो किसी भी एक्टिविटी को करने की, मतलब एक फोर्स नहीं करना है टीचर को, बच्चों को फ्रीडम देनी है। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस भी आप दे सकते हैं। बेसिकली बच्चों को डराना धमकाना नहीं है यहाँ पर कि नहीं तुम्हें, अगर तुमने ठीक नहीं किया तो ये हो जाएगा, जो भी है, मतलब इस तरह से प्रोजेक्ट देना है कि बच्चे उसको फ्री माइंड से करें, फ्री हो, फियरलेस एनवायरमेंट में करें, और उनको कम से कम थोड़ी बहुत चॉइसेस होनी चाहिए एक्टिविटी में। आपने 4-5 टॉपिक दे दिए, उनको चॉइस भी देना जरूरी है कि आप किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट मेथड जो है करना चाहते हो, इस तरह से। ठीक है, ग्रुपिंग तो आप मिक्स ही करोगे, ठीक है, लेकिन आप टॉपिक्स कुछ ऐसे रख सकते हो जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा वो फ्रीडम महसूस करें वहां पर। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। अब देखो सोशल एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस दो हैं यहाँ पर। यहाँ पर सोशल एक्सपीरियंस का सीधा सीधा मतलब है, मैंने डेफिनेशन में बताया कि एक सोशल एक्टिविटी होती है, तो सोशल एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर होता है कि बच्चा जो है खुद एक सोशल ह्यूमन बीइंग है ना। तो उसको बेसिकली क्योंकि जॉन डेवी कहते हैं कि हमें बेसिकली बच्चे को तैयार करना है एक बेटर सिटीजन बनाने के लिए, तो सिटीजन बनाएंगे, क्योंकि सिटीजन बनेगा तो वो सोशल होना बहुत जरूरी है। तो यही इसी बेस पर प्रोजेक्ट मेथड का है कि सोशल एक्सपीरियंस देना है, उसको ग्रुप में करवाना है, उसको कोऑपरेशन सिखाना है, उसको कोलैबोरेशन सिखाना है, उसको ये सिखाना है कि जो सभी लोग मिलकर कैसे काम करते हैं, क्या एथिक्स होते हैं, क्या मॉरल के वैल्यूज होते हैं, वो भी उसके इनकलकेट करनी है। तो सोशल एक्सपीरियंस होता है ये, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी होती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का ये है कि बच्चों को यहाँ पर जो है एक्टिव बनाना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक्टिविटी के एक मिनट देखो, ये आपस में कोरिलेटेड है। अगर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है तो दैट मीन्स कि ही और शी इज एक्टिव, लेकिन अगर वो लर्निंग बाय डूइंग नहीं कर रहा, अपनी सेंसेस का यूज नहीं कर रहा, अपनी एक्टिवली वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स द चाइल्ड इज पैसिव एंड इट इज नॉट एन एम ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी कि बच्चों को पता होना चाहिए कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्यों कर रहा है, बेसिकली उसका एक पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये उद्देश्य था, सॉरी गतिविधि ऊपर वाला था। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, उसका रियल लाइफ में कोई ना कोई यूज होना चाहिए, वो कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर आप ऐसी चीज कर रहे हैं जिसका कोई रियल लाइफ में यूज ही नहीं है, तो बेसिकली यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो खत्म हो जाता है भाई। तो हमें ऐसा नहीं करना है, प्रोजेक्ट जो है उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ओके, ये कोरिलेशन का प्रिंसिपल और है, इसमें अगर आए तो देख लेना, तो उसको भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है प्रोजेक्ट मेथड की। द स्टूडेंट कंप्लीट स्टडी एंड वर्क, है ना, कि वो काम पूरा करते हैं, बेसिकली रिमेन एक्टिव रहते हैं पूरे, चाहे क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग होती है, दे आर एक्टिव। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब भी वो प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्टिव रहते हैं। उनमें पेशेंस की क्वालिटी आती है, कंटेंटमेंट की एंड सेटिस्फेक्शन की, यानी कि वो धैर्य, संतोष और संतुष्टि सीखते हैं, क्योंकि ग्रुप में भी काम करते हैं, दूसरों को भी सुनते हैं, खुद भी अपनी चीजें बताते हैं, तो थोड़ी सी क्वालिटीज आ जाती है। नेक्स्ट है दे रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शोल्डर इट, मतलब उनको पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है, वो उसको निभाते हैं। और जहां यहाँ पर जो नॉलेज मिलती है वो ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती है। क्यों परमानेंट हो जाती है? क्योंकि जब भी हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं और खुद करते हैं ना चीजें, तो वो परमानेंट हो जाती है हमारे दिमाग में। क्योंकि आप देखो एक बच्चा प्रोजेक्ट पर जो है 1 हफ्ते तक काम करता है, इन्वॉल्व रहता है, वो नॉलेज जो है उसकी मेमोरी का परमानेंट पार्ट बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है। इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड तो है ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉग्निटिव स्किल्स इंक्लूडेड है। लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है।
रिलेशनशिप डेवलप्ड अमंग वेरियस स्टूडेंट्स। अब प्रोजेक्ट जो है केवल एक स्टूडेंट एक उसको सब्जेक्ट को कवर नहीं करता है। अगर आप एक जैसे आजकल आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, अगर आपने सुना हो आर्ट एजुकेशन के बारे में, तो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है। इसमें लैंग्वेज भी इन्वॉल्व हो जाती है, डेटा को एनालिसिस करते हुए मैथ्स में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। दे हैव टू परफॉर्म मील एंड फिजिकल वर्क, उनको बेसिकली शारीरिक श्रम करना पड़ता है। मील थोड़ी गलत आ गया, परफॉर्म फिजिकल वर्क आएगा यहाँ पे, ठीक है। दस दे डेवलप द वैल्यू ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, क्योंकि फिजिकल वर्क करना पड़ता है, फील्ड विजिट भी करना पड़ सकता है डेटा इकट्ठा करने के लिए ना, किसी से बात करनी पड़ सकती है, सर्वे करना पड़ सकता है, तो डिग्निटी ऑफ लेबर भी यहाँ पर इंक्लूडेड होता है कि दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट कम्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कि ज्यादा टाइम लेता है। देखो हर मेथड के ना मेरिट्स और डिमेरिट्स जरूर होते हैं, आप सभी को पता है, और ऑलमोस्ट आप प्रोजेक्ट मेथड जैसे समझेंगे उसी हिसाब से आप उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स तय कर सकते हैं। तो ये मत समझना कि भाई ज्यादा टाइम लगता है तो प्रोजेक्ट मेथड तो खराब है, लेकिन डीमेरिट्स हमें निकालने ही होते हैं बेसिकली हर मेथड के, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं हम लगातार नहीं करवा सकते हैं। आप हर टॉपिक को प्रोजेक्ट मेथड से नहीं करा सकते, आपको लेक्चर भी चाहिए, आपको डिस्कशन भी चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर मेथड भी चाहिए। तो ये याद रखना कि डिसएडवांटेज में क्या क्या हो सकता है खुद भी सोचना है आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए। इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम तो लगता है क्योंकि हफ्ते से लेकर 15 दिन या 1 महीने तक का टाइम लग सकता है इसमें बच्चों को। नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड इन ए सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल मैनर का मतलब क्या है कि बच्चे जब खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर खुद इधर उधर से वो करते हैं तो वो एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। मे बी कहने का मतलब ये, कभी आपने कोई टॉपिक दे दिया, कभी आपने कोई टॉपिक दे दिया, उन टॉपिक्स में जो है एक सीक्वेंस फॉर्मेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट द सिलेबस बाय दिस मेथड। मैंने वही कहा कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो हर टॉपिक को इससे कराना मुश्किल है। मोर लेबर, एज टू पुट इन मोर लेबर, द टीचर जो है शिक्षक अधिक श्रम लगाने के लिए कहते हैं बच्चों को, और टीचर को भी थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं क्योंकि हर प्रोजेक्ट को चेक करना, उसकी बारीकी को चेक करना थोड़ा सा अपने आप में मुश्किल हो जाता है। इट पोजेस प्रॉब्लम फॉर इनएक्सपीरियंस टीचर, जो इनएक्सपीरियंस होते हैं जिनको प्रोजेक्ट मेथड की कोई नॉलेज नहीं होती उनके लिए मुश्किल हो जाता है। करेक्ट नॉलेज ऑफ द ट्रू प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्टेन्ड, मतलब कि जो बिल्कुल सच्चा सिद्धांत का सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। देखो वही वाली बात है, वही जो डिमेरिट्स है उन्हीं को फिर पलट के इन्होंने डिमेरिट्स दे दिया है, हालांकि ये मैंने खुद एक बुक से लिया गया है। देखो इसके अलावा भी आपकी प्रोजेक्ट मेथड की बहुत सारी डिमेरिट्स हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि टाइम वाली बात हो गई। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि इसमें जो है लंबा पीरियड तो खिंचता है, सिलेबस कई बार आता है कि सिलेबस कंप्लीशन में दिक्कत होती है, या फिर स्टूडेंट जो है ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो बाकी मेथड्स पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारी है, जैसे टाइम कंज्यूमिंग, खर्चा ज्यादा होता है, या फिर बच्चे जो है कई बार क्या होता है ना कि फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है कि कुछ बच्चे फील्ड विजिट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है डिमेरिट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूरिस्टिक पर चलते हैं, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसको हिंदी में भी आई थिंक ह्यूरिस्टिक ही बोलते हैं, देख लेना। इसके जो एक्सपोनेंट थे यानी कि जिन्होंने इस मेथड को दिया था वो था प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपने सुना होगा सभी ने। अब ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम द सोल ऑफ द लर्निंग ऑफ साइंस इज एक्सप्लोरेशन, कि साइंस की जो सोल है, आत्मा है, वो है एक्सप्लोर करना, कुछ फाइंड आउट करना। द स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स देमसेल्फ, और बच्चों को जो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं वो अपने आप ही उनको डिस्कवर करनी चाहिए। देखो जहां प्रोजेक्ट मेथड में टीचर बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि टीचर जो है कम से कम हेल्प करे या करे ही ना। ये ह्यूरिस्टिक में हमारी वो रहती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी होती है, यहाँ पर क्रिएटिविटी का ज्यादा रोल होता है, इनोवेटिवनेस का ज्यादा रोल होता है। तो ह्यूरिस्टिक का बेसिक मीनिंग होता है डिस्कवरी। अब डिस्कवरी है तो साइंटिफिक मेथड तो है, ये आप सभी को पता है। और इन्होंने भी कहा, जो आर्मस्ट्रॉन्ग है ये कहते हैं कि साइंस में फुल ऑन एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ थ्योरी से पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को, जो उन्हें पहले से पता है चीजें उन्हीं को आप पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चे के लिए कुछ स्कोप ही नहीं है वहां पर। तो बच्चे को एक्चुअल में एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक ये चीज बोली है और एक ये भी चीज बोली है, ह्यूरिस्टिक मेथड्स ऑफ टीचिंग आर मेथड्स व्हिच इन्वॉल्व आर प्लेसिंग स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन द altitude of the discoverer, methods which involve their finding out instead of merely told about things। जो मैंने आपको पहले चीजें बोली कि सिर्फ उनको वो चीजें बतानी नहीं है कि न्यूटन ने ये दिया, उसने वो दिया, बल्कि उनको डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट करना है, तभी तो आगे चल के वो कुछ साइंटिस्ट वगैरह कुछ बन पाएंगे। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए सिंपल बादलों से बारिश क्यों होती है, कुछ ऐसा है, तो बच्चों को छोड़ दो कि डिस्कवर करो, फैक्ट्स लेकर आओ क्यों होता है ऐसा, है ना, बच्चे खुद डिस्कवरी करे। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरी इन्वॉल्व होती है इस मेथड के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें मैंने आपके लिए लिखी है। ह्यूरिस्टिक मेथड में एक स्टूडेंट क्या क्या करता है, कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग हिज साइंटिफिक एटीट्यूड, कि उस पहली बात तो है कि उसके अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी सहायता से वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। एक्सप्लेन्स हिज एक्टिविटी टू बी डन, जो भी उसको उसने गतिविधि करनी है उसकी व्याख्या करता है, क्यों करनी है, कैसे करनी, क्या करनी है।
डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट्स, फिर वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स करता है डिस्कवरी के लिए यूज करता है वो एक्सपेरिमेंट्स उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करने पड़ते हैं, प्रदर्शित करने पड़ते हैं। फिर उसके इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट को बताना पड़ता है। एक्वायर द नॉलेज अबाउट द न्यू कंसेप्ट, फिर वो न्यू कंसेप्ट सीख लेता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, इलस्ट्रेट किया है। थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो स्वतंत्र रूप से सोचता है। कलेक्ट्स एंड एनालाइज द डेटा फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज भी करता है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक मेथड है। डिस्कवरी अप्रोच सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूरिस्टिक में। ह्यूरिस्टिक मींस डिस्कवरी, इतनी चीज याद रखो। और यहाँ पर बहुत कम हेल्प यहाँ पर टीचर करता है। वो चाहता है कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरर बने यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये फैक्ट्स भी याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट है ये एक देखो स्टेप्स होते हैं कुछ ह्यूरिस्टिक मेथड के, तो ये मैंने 3 उसमें ब्रॉडली आपको बता दिए। पहले प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन होता है और फिर जो है आपका कंक्लूजन आता है। प्लानिंग में आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने उद्देश्य जो है उनको बनाते हैं। क्रिएटिंग द ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको जो भी रखने हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम का पता होना जरूर होना चाहिए, चाहे आप ह्यूरिस्टिक कर रहे हैं, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, चाहे आप डिस्कवरी कर रहे हैं, है ना। इसमें आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। अराइविंग फॉर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम, फिर आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मतलब एक तरह से सोचने हैं। अब सोचने में एक से ज्यादा भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कुछ बच्चे 2 सॉल्यूशन पे आते हैं, कुछ 3 पे आते हैं, तो वो पता है, ये प्लानिंग का पार्ट है। फिर एग्जीक्यूशन, जब एक्चुअल में आप एग्जीक्यूट करते हैं। परसिविंग एंड ऑब्जर्वेशन फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, अब क्योंकि आप डिस्कवरी कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, यानी कि सटीकता बहुत जरूरी है। जो भी आपने सॉल्यूशन सोचे हैं, है ना, वो आपके सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्जर्व, जो भी आप रिजल्ट आपके सामने आता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको ऑब्जर्व करना है। कंक्लूजन में आप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाएंगे, परिकल्पनाएं बनाएंगे। एंड आइडेंटिफिकेशन या अराइविंग द एक्यूरेट सॉल्यूशन, उसके बाद परिकल्पनाओं के आधार पर जो भी आपने एनालाइज किया डेटा को, करेक्ट और बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा के। तो 3 भाग में कह सकते हैं, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, फिर आप लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं आप सबके सामने, जब आप श्योर हो जाए कि हाँ बिल्कुल ठीक है। टीचर का रोल क्या है। टीचर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम विच इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द लर्नर्स, टीचर यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा और बच्चों को उसको इन्वेस्टिगेट करना है। टीचर एनकरेज करेगा लर्नर्स को कि भाई आइडियाज दें, टेस्ट करें अपने आइडियाज को, चैलेंज करें अपने खुद के आइडियाज को। नेवर गिव्स एनी सजेशन और सॉल्यूशन टू द लर्नर, मैंने कहा ना टीचर का बहुत कम रोल होता है, होता ही ना के बराबर। वो केवल प्रॉब्लम बताता है और इवन प्रॉम्प्ट्स भी नहीं देता है, वो चाहता है कि बच्चे ही खुद करें। तो बच्चे खुद से, कोई टीचर सजेशन नहीं देगा, कोई सोल्यूशन नहीं देगा। टीचर रिमेन्स सिंपैथेटिक, कर्टियस एंड ओपन टू ऑल टाइप ऑफ व्यूज एंड आइडियाज। टीचर को बस ये करना है कि उसको ये नहीं करना है कि बच्चा अगर कोई ऐसा भी आइडिया लेके आ रहा है जो गलत है, तो उसको एकदम से उसको रिडिकुल नहीं करना है ना, उसको बिल्कुल डांटा धमकाना नहीं है, उसको मोटिवेट करना है बेसिकली। अगर आपको लगता है कि वो गलत उस पर जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आप दोबारा सोचें इस चीज के बारे में। तो बेसिकली आपको ओपन रहना है कि बच्चे हर तरह के व्यू और आइडियाज के साथ आपके सामने आएंगे। टीचर सपोर्ट्स एंड गाइड्स ओनली इफ लर्नर रिक्वायर्स इट, अगर बच्चे को बहुत सख्त जरूरत है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तभी टीचर को सपोर्ट करना है। एंड he or she ask for it but always supervise learners work without any interference। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस टीचर की बहुत कम होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ह्यूरिस्टिक का, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इनहेरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। कुछ इनहेरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के, वो भी देख लो। फ्रीडम का, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें भी कि फ्रीडम होनी चाहिए यहाँ पर। थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स में फ्रीडम हो सकती है, आपके इंटरेस्ट में वो फ्रीडम हो सकती है। लर्निंग बाय डूइंग होती है, करके सीखते हैं। डिस्कवरी करते हैं, खुद डिस्कवर करते हैं। पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप साइंटिफिक मेथड के लिए कर रहे हैं, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें लॉजिक्स होने चाहिए। विदाउट लॉजिक आपको काम नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, एडवांटेज क्या क्या है इसकी। तो देखो, स्टूडेंट डिस्कवर साइंटिफिक टेम्पर आता है उनके अंदर। मेक्स देम एग्जैक्ट एंड ब्रिंग देम क्लोजर टू ट्रूथ, उनको सच्चाई के करीब लेकर आता है। जरूरी नहीं कि वो सच तक पहुंच पाए, पर उसके करीब तक जरूर पहुंच पाएंगे। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होती है, ओके। उनकी थिंकिंग एबिलिटी इनहैंस्ड होती है, बढ़ती है उनकी सोचने की क्षमता। और दे डेवलप इंटरेस्ट इन कैपेबिलिटी टू वर्क हार्डर, वो और मेहनत करने की जो है इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। एक्टिवनेस होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ डिपेंडेंस आता है। तो वही कॉमन से सारे एडवांटेजेस है जो आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट है द मेथड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ, उसको लाइफ के लिए तैयार करता है। ऑब्टेन इज, जो भी नॉलेज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब सच के करीब पहुंचेगा तो थोड़ी स्टेबिलिटी भी आती है, खुद सीखता है। कंटेम्पलेशन एंड अवेकनिंग इंक्रीज इन द स्टूडेंट्स, मतलब कि उसमें चिंतन और जो भी जागृति होती है बेसिकली वो इंक्रीज होती है। चिंतन यानी कि थिंकिंग स्किल्स होते हैं, क्रिटिकली कैसे सोचना है, ये चीजें इंक्रीज होती है। द वो होल वर्क इज कंप्लीट इन द क्लास, सो देयर इज नो नीड फॉर होमवर्क, है ना। सब कुछ आपको वहीं पे करना होता है क्लास में, है ना। लेकिन यहाँ पर फिर इसी को लेकर डिसएडवांटेज भी बन जाती है आपकी, कि टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना। वही एडवांटेज डिसएडवांटेजेस का यही खेल है भाई, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। लिमिटेशंस क्या क्या है। पेस बीइंग स्लो, द होल करिकुलम कैन नॉट बी, वही एक चीज है, क्योंकि ये सारे जो अप्रोचेस होते हैं ना, डिस्कवरी अप्रोच और ये सारे,
इन चीजों में टाइम लगता है, और टाइम जहां लगता है तो फिर सिलेबस कंप्लीशन भी एक पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है जो करवाना ही करवाना होता है। इवन बकायदा गवर्नमेंट जो है सीबीएसई होती है, फिर जो भी एनसीईआरटी होती है, वो प्रॉपर सर्टिफिकेट लेते हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर, या फिर मतलब टीचर से कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है कि नहीं कर दिया है ना, तो वो भी एक अलग चीज है। तो करिकुलम जो है वो कंप्लीट कराना मुश्किल हो जाता है। बच्चे के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। किस लिए मुश्किल होता है? क्योंकि बच्चे जो है ना, वही है ना, यंग माइंड्स होते हैं वो, मतलब कुछ एक्टिव बच्चे होंगे आपकी क्लास में 4-5 जो निकाल देंगे, लेकिन कुछ एवरेज बच्चे होते हैं जो कंक्लूजन नहीं निकाल पाते कि मैंने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया पर इससे क्या कंक्लूड करूं, तो वो सोच जो है वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक मुश्किल होती है। टीचर को स्पेशल प्रिपरेशन करने पड़ते हैं क्योंकि उसके पास हर तरह के बच्चे होते हैं, तो हर तरह के बच्चे के लिए किस किस तरह की प्रॉब्लम देनी है ना, कैसे लीड करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड लेबोरेटरी, गुड लाइब्रेरी दोनों ही रिक्वायर्ड होती है इसमें, है ना। अगर ना हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फाइंडिंग करनी है, अगर डेटा इकट्ठा करना है तो लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, है ना। लेबोरेटरी के लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत करेगी, तो ये सारी चीजें होती हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड से, दोनों मेथड के बारे में मैंने आपको सारी मोटी मोटी चीजें बता दी हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।